नमस्कार दोस्तों, भटनेर आईएएस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है हरप्रीत सिंह। दोस्तों, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर्स एमसीक्यूज का कोर्स जारी है। तो पहला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों, ये प्रश्न है और नीचे आपको कूट दिए गए हैं जिनकी सहायता से आपको उत्तर देना है। तो दोस्तों, इस तरह के प्रश्न कई बार काफी आसान हो जाते हैं। हालांकि ये प्रश्न फैक्चुअल है, मतलब अगर आपको फैक्ट पता है तो आपको पता है, अगर नहीं पता तो नहीं पता। लेकिन आसान कई बार इस तरह से हो जाते हैं कि जैसे यहां पर 3 लेखक दिए गए हैं और तीनों लेखकों की किताबें या उनकी कृतियां मुझे पहचाननी है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि मुझे यहां पर केवल 2 की कृतियों के बारे में ही पता है। सपोज कर लीजिए मुझे यह पता है कि प्रेमचंद जी की कौन सी कृति है और दीनबंधु मित्र जी की कौन सी कृति है। मुझे यह नहीं पता कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने कौन सा नॉवल या उनकी कौन सी कृति है, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद मैं सही आंसर तक पहुंच जाऊंगा। कैसे? अब मुझे यह पता है कि प्रेमचंद जी ने लिखी थी शतरंज के खिलाड़ी, ठीक है। इसका मतलब सी का मिलान करेंगे 1 के साथ, ठीक है। तो नीचे जो कूट दिए गए हैं उनमें सी के साथ 1 कहां पर है? तो सी के साथ 1 है, या तो ए में है या सी में है। ये देखिए, यहां पर सी का 1 और यहां पर भी सी का 1। और दीनबंधु मित्र, यह मुझे पता है कि दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नामक नाटक लिखा था। तो नील दर्पण इनकी कृति है। तो बी का 3 हो गया। तो बी का 3 नीचे कहां पर है? तो दोस्तों, आप देखेंगे कि बी का 3 ना तो ए में है, ना बी में है, ना डी में है। बी का 3 केवल सी के अंदर है। तो दोस्तों, इससे सीधा मैं अपने आंसर पर पहुंच गया हूं, ठीक है। दीनबंधु मित्र की कृति भी मुझे पता चल गई, प्रेमचंद की भी पता चल गई, और 3 ही तो यहां पर लेखक हैं, ठीक है। तो 2 का मिलान यहां पर सी में हो रहा है। तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल गया कि बंकिम चंद्र चटर्जी की कृति है देवी चौधरानी, यानी कि ए का 2 है, ठीक है। तो हमारा आंसर यहां पर हो गया सी। अगर आपको सारे फैक्ट पता है तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर आपको 3 में से 2 भी पता है ना, तब भी 90% चांस होते हैं कि आप सही आंसर पर पहुंच जाएंगे। तो हमारा यहां पर सही आंसर है सी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने नॉवल लिखा था देवी चौधरानी, दीनबंधु मित्र ने नाटक लिखा था नील दर्पण, प्रेमचंद जी का शानदार उपन्यास है ये शतरंज के खिलाड़ी, ठीक है। तो सी हमारा यहां पर आंसर हो जाता है। अब दोस्तों, ये देवी चौधरानी के बारे में हम इसी सीरीज में एक बार जिक्र भी कर चुके हैं कि देवी चौधरानी जो नॉवल है ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। और देवी चौधरानी जो हैं ये सन्यासी विद्रोह के टाइम काफी एक्टिव रही थी, ठीक है। तो इनके बारे में जिक्र कर चुका हूं इस सीरीज के अंदर ही। आप ये पूरी सीरीज देखेंगे तो आपको और इनके बारे में पता चलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने नाइटहुड की उपाधि को अस्वीकार किया और भारत के लिए काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में पद ग्रहण करना भी अस्वीकार कर दिया? तो 2 चीजें अस्वीकार की है इन्होंने। एक तो नाइटहुड की उपाधि अस्वीकार कर दी और भारत के लिए काउंसिल ऑफ द स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पद ग्रहण करना अस्वीकार कर दिया। तो ऐसा काम किया था जी.के. गोखले जी ने, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले ने नाइटहुड की उपाधि भी अस्वीकार कर दी और काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में पद ग्रहण करना भी अस्वीकार कर दिया था। तो ये दोस्तों एक प्रकार से फैक्चुअल प्रश्न है। हाँ, आपको यह पता होना चाहिए कि गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे। तो दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले ये कांग्रेस के एक नेता थे। कांग्रेस का जो नरम दल था, है ना, कांग्रेस के बिल्कुल शुरुआती नेता थे। कांग्रेस के बिल्कुल जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस दौर में जो कांग्रेस के प्रमुख नेता थे उनमें एक थे गोपाल कृष्ण गोखले, और ये कांग्रेस के नरम दलीय नेता थे, ठीक है। आप जानते हैं कि एक गरम दल था और एक नरम दल था। तो ये नरम दलीय नेता थे और गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु कहते थे, ठीक है। तो इतना बहुत है एक बार इनके बारे में। आगे, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? तो दोस्तों, फ्री इंडियन लीजन नामक ये जो सेना है इसका जिक्र आपने बहुत ही कम सुन रखा होगा। तो इसका आंसर मैं बता देता हूं। इसका आंसर है सी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फ्री इंडियन लीजन नामक ये जो सेना है इसका गठन किया था 1941 में जर्मनी में, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि नेताजी जर्मनी पहुंच गए थे और वहां पर जाकर इन्होंने हिटलर से मुलाकात की थी। तो हिटलर ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इजाजत दे दी थी कि वो एक सेना का गठन करे जो कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद से लड़ाई करे, ठीक है। दरअसल सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी जाकर युद्ध बंदियों को इकट्ठा किया। युद्ध बंदी मतलब जर्मनी ने जिन भारतीय फौजियों को
कैद कर लिया था। भारतीय फौजी कौन से? वो वाले फौजी जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन की ओर से लड़ रहे थे। ठीक है, तो जर्मनी ने उनको कैद कर रखा था, तो सुभाष चंद्र बोस ने उनको इकट्ठा किया जर्मनी में और उनके जरिए एक फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ने के लिए। और दोस्तों ये जो फ्री इंडियन लीजन है, आप इसको कह सकते हैं कि ये शुरुआती वर्जन है आजाद हिंद फौज का। ठीक है, यही फ्री इंडियन लीजन आगे चलकर आजाद हिंद फौज में समाहित हो गई थी और 1941 में पूरी तरह से आजाद हिंद फौज का नियंत्रण सुभाष चंद्र बोस के हाथ में आ गया था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस रास बिहारी बोस से मिले सिंगापुर जाकर और आजाद हिंद फौज का प्रॉपर तरीके से गठन हुआ, जिसमें फ्री इंडियन लीजन भी शामिल हो गई थी। ठीक है, तो फ्री इंडियन लीजन का गठन किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जर्मनी में। आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पुनर्गठन का सुझाव दिया, जिसमें वॉर मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय नेताओं द्वारा धारण किए जाने थे? तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा शिमला सम्मेलन। दरअसल शिमला सम्मेलन में लॉर्ड वेवेल ने यह सुझाव दिया था कि वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसका पुनर्गठन कर देते हैं और इसके अंदर जो वार मेंबर और बाकी के जो सभी विभाग हैं वो सारे के सारे भारतीय नेताओं के द्वारा ही धारण किए जाएं। ठीक है, तो लॉर्ड वेवेल ने ये जो सुझाव दिया था, ये जो शिमला सम्मेलन हुआ था, इन सभी को डिटेल में कवर किया जा चुका है दोस्तों। मैंने एक अलग से कोर्स चला रखा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इंडियन पॉलिटी। ठीक है, तो उस कोर्स का एक लेसन है, उस लेसन का लिंक मैं यहां पर आपको ऊपर आई बटन में दे रहा हूं। ठीक है, तो इस लेसन में जाकर आप शिमला सम्मेलन और वेवेल योजना के बारे में डिटेल में जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो इस सवाल का जो जवाब है वो है शिमला सम्मेलन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरम दलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड शीर्षक के लेखों की श्रृंखला में की? तो इसका आंसर है अरविंद घोष। इनको आचार्य अरविंद घोष भी कहा जाने लगा, योगी अरविंद घोष भी कहा जाने लगा। दरअसल दोस्तों ये जो अरविंद घोष थे ये कांग्रेस के गर्म दलीय नेताओं में से एक थे। ठीक है, काफी क्रांतिकारी इनके विचार थे और कांग्रेस के नरम दल के नेताओं से इनकी बनती नहीं थी। ठीक है, उनसे चिढ़ते थे ये। तो जो अरविंद घोष थे इन्होंने कांग्रेस की नरम दलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना की अपने लेखों की एक श्रृंखला में। तो इनके लेखों की श्रृंखला थी न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड। ठीक है, तो अरविंद घोष आगे चलकर ये कांग्रेस से भी अलग हो गए थे और पौंडीचेरी में इन्होंने अपना एक आश्रम भी स्थापित कर लिया था। ठीक है, अध्यात्म की तरफ, दर्शन की तरफ इनका ध्यान हो गया था। तो आचार्य अरविंद घोष ये पहले क्रांतिकारी थे, आगे चलकर आचार्य कहा जाने लगा इनको। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेशी नियंत्रण की आलोचना में अन ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया था? तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है दादा भाई नौरोजी। अब दादा भाई नौरोजी दोस्तों इनको ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी जो थे ये कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे और दोस्तों खास बात ये है कि ये ब्रिटिश संसद के मेंबर भी रहे थे। ठीक है, ब्रिटेन में सांसद रहे थे हाउस ऑफ कॉमन्स में। तो इन्होंने ब्रिटिश जो व्यवस्था थी उसको काफी करीब से देखा था। तो इन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने भारत में जो व्यवस्था लागू कर रखी है, जो जिस तरह का उपनिवेश इन्होंने भारत में लागू कर रखा है वो बिल्कुल अन ब्रिटिश है। मतलब जो ब्रिटिश एथिक्स हैं उनके बिल्कुल खिलाफ काम अंग्रेज भारत के अंदर कर रहे हैं। मतलब इंग्लैंड में तो जो अंग्रेजी सरकार है वो काफी एथिक्स की बात करती है, लेकिन भारत में वो सारे एथिक्स इन्होंने फेल कर रखे हैं। ठीक है, भारत का पूरी तरह से वो शोषण करने में लगे हुए हैं। तो दादा भाई नौरोजी ने कहा था कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो भारत के अंदर अन ब्रिटिश प्रकार से रूल कर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने एक किताब भी लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो अन ब्रिटिश पदावली का उपयोग दादा भाई नौरोजी ने किया था अंग्रेजों के उपनिवेशी नियंत्रण की आलोचना में। आगे बढ़ते हैं। जब रोलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? अब दोस्तों आप लोगों को याद होगा कि रोलेट एक्ट के बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी जिक्र किया था। ठीक है, तो रोलेट एक्ट जब पारित हुआ था उस वक्त भारत का वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। आप लोग जानते होंगे दोस्तों एक मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या फिर एक कानून नए आए थे, है ना, तो वो 1919 में आए थे। और ये जो जलियांवाला बाग वाली जो घटना है वो भी 1919 की है और वो क्यों हुई थी? रोलेट एक्ट के विरोध में। ठीक है, रोलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग में एक सभा हुई जहां पर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी। ठीक है, तो रोलेट एक्ट क्या था? रोलेट एक्ट दोस्तों ऐसा कानून था जिसमें अगर किसी इंडियन के ऊपर मान लो शक है अंग्रेजों को, तो वो उस भारतीय को
बिना किसी जांच के, बिना किसी मुकदमे के सीधा जेल में ठोक देते थे 2 साल के लिए। तो रोलेट एक्ट को कहा जाता था बिना वकील और बिना दलील का कानून। ठीक है, तो रोलेट एक्ट के खिलाफ काफी विरोध हुआ था भारत में और उसी की परिणति आगे चलकर जलियांवाला बाग भी थी। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस वक्त भारत के वायसराय थे, गवर्नर जनरल भी थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? तो गांधी जी के कई अनुयायी थे दोस्तों भारत के अंदर। अनुयायी मतलब फॉलोवर्स। तो गांधी जी के बहुत सारे अनुयायियों में जो जेबी कृपलानी थे, ये पेशे से शिक्षक भी थे। ठीक है, ये अंग्रेजी और इतिहास के लेक्चरर बने थे आगे चलकर, और मुजफ्फरपुर के कॉलेज में ये लेक्चरर रहे थे। ठीक है, हालांकि शुरुआत में ये एक स्कूल में भी टीचर रहे थे और आगे चलकर गांधी जी के साथ हो गए थे। इवन चंपारण का जो आंदोलन था गांधी जी का, वहां पर भी इन्होंने गांधी जी का साथ दिया था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्नल अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित है? तो दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा जो जर्नल प्रकाशित किया गया था वो था अल हिलाल। ठीक है, अल हिलाल नाम का एक समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया था और अल हिलाल का मुख्य कार्य था भारत में ब्रिटिश राज की आलोचना करना। ठीक है, 1914 में अल हिलाल के ऊपर प्रेस एक्ट लगा दिया गया और इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा प्रकाशित किया गया था। आगे, दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन कहां आयोजित किया गया था? तो दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन ये बंबई में आयोजित किया गया था और हाल ही में इसकी वर्षगांठ भी निकली है। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 में को कांग्रेस का गठन किया गया था बंबई के अंदर। बंबई में कहां पर? बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में कांग्रेस का गठन किया गया था और व्योमेश चंद्र बनर्जी ने कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने सुबह आजादी नामक कविता लिखी थी? तो दोस्तों सुबह आजादी नाम की जो कविता है वो लिखी गई थी फैज अहमद फैज के द्वारा, सुबह ए आजादी। तो ये कविता इनके द्वारा लिखी गई थी 1947 में जो भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था, उस बंटवारे के परिप्रेक्ष्य में लिखी गई थी। बंटवारे की जो त्रासदी थी, उस त्रासदी को दर्शाती है ये कविता इनकी, सुबह आजादी। ठीक है, मतलब आजाद तो भारत हो ही गया था, लेकिन आजादी के बाद भारत की सुबह का जो अलग ही दृश्य था, त्रासद दृश्य था, विभाजनकारी जो दृश्य नजर आ रहे थे, ठीक है, जो मारकाट मची हुई थी, उस सारी मारकाट का जिक्र इन्होंने अपनी इस कविता में किया है सुबह आजादी के अंदर। तो ये सवाल है दोस्तों कथन और कारण वाला। तो इस तरह के प्रश्नों को बड़े ही ध्यान से पढ़ना होता है। कथन और कारण दोनों को बड़े ही ध्यान से पढ़ना होता है कि क्या कथन यहां पर ठीक है, और अगर कथन ठीक है तो क्या कारण उसका ठीक है। तो दोनों चीजों को आप ध्यान से पढ़ेंगे। तो पहले कथन पढ़िए कि वर्ष 1939 में सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया था। तो क्या कथन यहां पर ठीक है, ये देखना है आपको। तो यहां पर दोस्तों कथन तो ठीक है कि वाकई में इस्तीफा दिया था कांग्रेस के मंत्रिमंडलों ने। 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार चल रही थी, मतलब कांग्रेस के मंत्रिमंडल थे 8 प्रांतों के अंदर, और सभी मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया था। और क्यों दिया था, उसका कारण क्या है? तो दोस्तों यहां पर जो कारण बताया गया है वो भी बिल्कुल ठीक है, और कारण अपने कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो हमारा जो आंसर है वो है ए। ठीक है, ए भी सही है, आर भी सही है, और आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण करता है। अब दोस्तों क्यों स्पष्टीकरण सही तरीके से करता है, वो इसलिए क्योंकि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था। ठीक है, और कांग्रेस ने ब्रिटिश राज के सामने, ब्रिटिश शासन के सामने ये मांग रखी हुई थी कि अगर आप चाहते हैं कि भारत साथ दे आपका इस द्वितीय विश्व युद्ध में, तो पहले आपको कांग्रेस की मांग माननी पड़ेगी भारत की आजादी की। ठीक है, कांग्रेस ने एक प्रस्ताव रखा हुआ था कि अगर भारत आपका साथ देगा द्वितीय विश्व युद्ध में तो आपको भारत को स्वतंत्र करना पड़ेगा। लेकिन जो ब्रिटिश सरकार थी, उस वक्त का जो ब्रिटिश वायसराय था भारत में, लॉर्ड लिनलिथगो, उसने कांग्रेस के प्रस्ताव की ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया और सीधा ही भारत को युद्ध में शामिल घोषित कर दिया। लॉर्ड लिनलिथगो ने घोषणा कर दी कि भैया भारत इस युद्ध में शामिल है। तो कांग्रेस ने लॉर्ड लिनलिथगो के इस घोषणा की, इस डिक्लेरेशन का विरोध किया और कांग्रेस के सभी मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, 8 मंत्रिमंडल थे कांग्रेस के, सभी ने इस्तीफा दे दिया था। और कांग्रेस के मंत्रिमंडलों के इस्तीफा देने के बाद मुस्लिम लीग ने काफी जश्न मनाया था और मुस्लिम लीग ने इस दिन को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है, मुक्ति दिवस।
तो ये है दोस्तों, कांग्रेस ने डिमांड कर रखी थी कि भैया भारत को आजाद कर देंगे अगर हम इस युद्ध में आपका साथ देंगे तो। दोस्तों, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर्स एमसीक्यूज का कोर्स जारी है और आज हम देखेंगे 7वां लेसन और इसमें बात करेंगे 2009 के आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम में आए हुए प्रश्नों की और इनके उत्तर देखेंगे व्याख्या के साथ। तो पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दो कथन आपको यहां पर दिए गए हैं और आपको देखना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं। तो दोनों कथन पढ़ लीजिए। भारत में पहली बार टेलीग्राफ लाइन कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच बिछाई गई। दूसरा कथन है, भारत में प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कांडला में स्थापित किया गया। तो इन दोनों में से कौन सा सही है या दोनों ही सही हैं, यह आपको बताना है। तो इसका आंसर जो है दोस्तों वो है सी, कि ये दोनों ही कथन जो है वो ठीक है। तो भारत में पहली बार टेलीग्राफ लाइन कब बिछाई गई थी? तो दोस्तों ये बिछाई गई थी 1851 में, यानी कि ये ब्रिटिश काल था। भारत में ब्रिटिशर्स के टाइम ही भारत में पहली बार टेलीग्राफ लाइन बिछाई गई थी कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच। और ये जो भारत का प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र है, यानी कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, ये कांडला में स्थापित किया गया था 1965 में, यानी कि ये आजाद भारत की बात है। ठीक है, भारत की आजादी के भी 18 साल बाद की बात है। तो दोस्तों ये दरअसल जो पेपर है ये 2009 में हुआ था। ठीक है, और 2010 तक इस तरह का ट्रेंड था यूपीएससी का कि वर्तमान भारत के इतिहास से भी प्रश्न आ जाते थे। वर्तमान मतलब 1947 से लेकर वर्तमान तक का इतिहास जो है उससे भी प्रश्न कुछ ना कुछ कभी कभी आ जाते थे। लेकिन 2011 से सिलेबस चेंज हुआ, नया ट्रेंड आया, तब से लेकर ऐसा हो रहा है कि लगभग जो प्रश्न आते हैं प्रीलिम्स एग्जाम में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के, वो 1947 तक के ही आते हैं। ठीक है, तो ये 2009 का पेपर है, तो इसमें 1965 का भी एक तथ्य आया हुआ है। तो ज्यादा हैरान मत होइए इसको देखकर। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? तो अगर आप आंसर देना चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं दोस्तों और अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। अदरवाइज मैं इसका आंसर बता ही रहा हूं। इसका आंसर है डी, राजा राम मोहन रॉय। तो राजा राम मोहन रॉय ने डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के सहयोग से कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। टाइम पीरियड था 1817 का। इससे भी स्पेसिफिक आप जाना चाहें तो तारीख थी 20 जनवरी। हालांकि दोस्तों मैं आपको सलाह दूंगा कि तारीखों के पीछे ज्यादा नहीं आपको भागना है। अगर आप तारीखें याद करने में लग गए तो इतिहास आपको बोझिल लगने लगेगा, काफी मुश्किल आपके लिए हालात बन जाएंगे। तो मुख्य बात यही है कि अगर आपको सन याद हो तो ये ज्यादा अच्छी बात है। ठीक है, तो सन इसका 1817 है। आप लोग जानते हैं दोस्तों कि राजा राम मोहन रॉय भारत के पुनर्जागरण के अग्रदूत थे, पायनियर थे। इन्हीं के योगदान के कारण, इन्हीं के द्वारा चलाए गए आंदोलन के कारण ही भारत से सती प्रथा जैसी एक खतरनाक कुरीति दूर हो पाई थी, है ना। तो राजा राम मोहन राय का योगदान भारत के पुनर्जागरण में या भारत में समाज सुधार आंदोलन शुरू होने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इनके साथ ही बाकी जो ये नाम दे रखे हैं, इनका सभी का बहुत ही अच्छा योगदान रहा है। केशव चंद्र सेन का आप लोग जानते हैं, बाल विवाह के खिलाफ इन्होंने आंदोलन चलाया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह के लिए इन्होंने आंदोलन चलाया था और 1856 में इन्हीं के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह का कानून बना था। हेनरी लुइस विवियन डेराजियो, ये एक क्रांतिकारी कवि भी कह सकते हैं, टीचर भी कह सकते हैं। ठीक है, हालांकि इनका निधन बहुत ही जल्दी हो गया था, लेकिन इन्होंने भारतीय युवाओं में क्रांति की भावना पैदा करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दौर था समाज सुधार के लिहाज से भी और भारतीय युवाओं के जागरण के लिहाज से भी। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा कौन था? तो इसका जो आंसर है दोस्तों, दूसरे सत्याग्रही थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या है दोस्तों? व्यक्तिगत सत्याग्रह है दरअसल 1940 में शुरू किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। कांग्रेस का सपोर्ट था। दरअसल कांग्रेस यहां पर चाहती थी कि अपने आप को अलग दिखाए द्वितीय विश्व युद्ध से। हुआ ऐसा था कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने
घोषणा कर दी थी कि भारत भी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल है और अंग्रेजों का साथ दे रहा है, और भारतीय जनता भी अंग्रेजों का साथ दे रही है द्वितीय विश्व युद्ध में। लेकिन कांग्रेस इस बात से राजी नहीं थी, महात्मा गांधी भी राजी नहीं थे, तो इन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किए। तो व्यक्तिगत सत्याग्रहों में सबसे पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे, और आगे चलकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लिया। इसका मकसद यही था कि दुनिया को यह दिखाना कि भैया भारत इस द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों के साथ नहीं है, और केवल विनोबा भावे और पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं, और भी हजारों लोग इस व्यक्तिगत सत्याग्रह का हिस्सा बने थे। ठीक है, तो यह है दोस्तों व्यक्तिगत सत्याग्रह। आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और कथन दिए गए हैं क्रिप्स प्रस्तावों के संदर्भ में। तो प्रश्न आपके सामने है, क्रिप्स प्रस्तावों में प्रावधान सम्मिलित हैं, मतलब यहां पर दो प्रावधान आपको दिए गए हैं, आपको देखना है कि इन दोनों में से कौन से प्रावधान क्रिप्स प्रस्तावों में सम्मिलित थे। ठीक है, तो यह प्रश्न दिया गया है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं। तो आपको यहां पर अपना आंसर देना है दोस्तों। अगर आप आंसर देना चाहें तो पॉज करके अपना आंसर मार्क कर सकते हैं, अदरवाइज मैं आंसर दे रहा हूं। तो आंसर है यहां पर बी, केवल दो। ठीक है, केवल जो ये दूसरा कथन है ये ठीक है कि क्रिप्स प्रस्तावों में संविधान निर्मात्री निकाय की रचना का प्रस्ताव तो शामिल था, लेकिन भारत की पूर्ण स्वतंत्रता का प्रावधान शामिल नहीं था दोस्तों। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि 1942 में भारत में क्रिप्स मिशन आया था। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो कि इंग्लैंड के एक मंत्री थे उस वक्त, भारत में आए थे वो, और इन्होंने अपने प्रस्ताव रखे थे भारत के नेताओं के सामने, कांग्रेस के सामने और मुस्लिम लीग के सामने। भारतीय नेताओं की, कांग्रेस की, मुस्लिम लीग की मांग थी कि भारत को आजाद किया जाए। मुस्लिम लीग तो कुछ और भी मांगे कर रही थी। ठीक है, तो भारत की आजादी की मांग थी और संविधान सभा की स्थापना की मांग थी। तो संविधान सभा की स्थापना की तो बात इसके अंदर की गई थी कि संविधान निर्मात्री निकाय की रचना की जाएगी युद्ध के बाद, लेकिन भारत की स्वतंत्रता का कोई भी जिक्र क्रिप्स प्रस्तावों में नहीं था। और अगर दोस्तों आप क्रिप्स प्रस्तावों को डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं इसके बारे में वीडियो बना चुका हूं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का जो मैं कोर्स चला रहा हूं, इंडियन पॉलिटी का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो उसके तहत मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें आप देख सकते हैं। ऊपर आई बटन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आप ये पूरी वीडियो देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी? तो ये है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सी, भारत छोड़ो आंदोलन। तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्या हुआ था कि 1942 में भारत के सभी शीर्ष नेताओं को शुरुआत में ही गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, और उसके बाद जो दूसरी पंक्ति के नेता जिनको कहा गया था उस वक्त, उन्होंने ही भारत छोड़ो आंदोलन को आगे बढ़ाया था। तो उनमें अरुणा आसफ अली प्रमुख थी। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। 1942 से लेकर 1946 तक ये भूमिगत रही थी, यानी कि अंडरग्राउंड रही थी। इस दौरान इनकी पूरी संपत्ति को ब्रिटिश सरकार के द्वारा जब्त कर लिया गया था, लेकिन इन्होंने लगातार भारतीय जनमानस को आंदोलित करने का, जागृत करने का काम जारी रखा था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था अरुणा आसफ अली का भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। और एक और जानकारी है दोस्तों, अरुणा आसफ अली दिल्ली की प्रथम मेयर भी रही हैं। ठीक है, जो एमसीडी हम कहते हैं, एमसीडी के जो इलेक्शन होते हैं दिल्ली के, तो दिल्ली नगर निगम की प्रथम मेयर अरुणा आसफ अली ही रही हैं। तो यह है इनके बारे में जानकारी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था? तो दोस्तों क्रिप्स मिशन भेजने वाले इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन से थे, हमको ये यहां पर बताना है। तो इंग्लैंड के वो प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। तो विंस्टन चर्चिल ने स्टैफोर्ड क्रिप्स को 1942 में भारत भेजा था, और स्टैफोर्ड क्रिप्स ने अपने कई प्रस्ताव भारतीय नेताओं के सामने, भारतीय राजनीतिक पार्टियों के सामने रखे थे। तो विंस्टन चर्चिल उस वक्त इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रोलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया? तो दोस्तों रोलेट एक्ट के बारे में हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी, अक्सर इसके बारे में बात आती है। ठीक है, तो रोलेट एक्ट ने काफी ज्यादा रोष उत्पन्न किया था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, और इसका कारण था रोलेट एक्ट के प्रावधान। सबसे बड़ा जो प्रावधान था वो ये था कि रोलेट एक्ट के तहत बिना मुकदमा चलाए ही लोगों को जेल भेजा जा सकता था। तो हमारा आंसर है सी। ठीक है, रोलेट एक्ट के तहत बिना मुकदमा चलाए ही लोगों को जेल भेजा जा सकता था। इस कानून को कहा जाता था बिना वकील और बिना दलील का कानून।
किसी के ऊपर भी अगर शक है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको गिरफ्तार कर लेती थी और 2 साल तक उसको जेल में ठूंस के रखा जा सकता था बिना कोई मुकदमा चलाए हुए। इसीलिए रोलेट एक्ट के कारण भारतीय जनमानस में एक रोष उत्पन्न हो गया था और आगे चलकर आप लोग जानते हैं कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था अमृतसर में, उसका जो बड़ा कारण था वो रोलेट एक्ट ही था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ है? तो दोस्तों दांडी यात्रा आप लोग जानते हैं कि यह हुई थी 1930 में। तो दांडी यात्रा के साथ भारत में प्रारंभ हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो हमारा आंसर है सी। गांधी जी का जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो दांडी यात्रा के साथ ही शुरू हो गया था। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने 72 लोगों के साथ एक मार्च प्रारंभ किया था साबरमती आश्रम से। ठीक है, और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंच गए और वहां जाकर इन्होंने नमक कानून तोड़ा था। नमक हाथ में लिया था, समुद्र तट पर पहुंचकर नमक कानून तोड़ा था और इसी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। बहुत ही ऐतिहासिक थी यह दांडी यात्रा। अगला प्रश्न है, करो या मरो नारा निम्नलिखित आंदोलनों में से किससे संबंधित है? तो आपको 4 आंदोलन दिए गए हैं दोस्तों, इनमें से डी हमारा ऑप्शन जो है ये ठीक है। तो करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। 1942 का ये आंदोलन था और गांधी जी ने ये नारा दिया था, करो या मरो। दरअसल दोस्तों इस वक्त तक गांधी जी ये समझ चुके थे कि अब वो आगे कोई और आंदोलन नहीं कर सकेंगे। ठीक है, काफी उम्र दराज हो चुके थे और गांधी जी अपना धैर्य खोते जा रहे थे। उनको लग रहा था कि भैया अगर उन्होंने जीते जी आजादी देखनी है तो अब तो अपने जो उसूल हैं उनसे आगे बढ़कर कुछ ना कुछ करना होगा। ठीक है, गांधी जी के उसूल थे कि भैया हर हालत में नॉन वायलेंस का पालन करना है, लेकिन यहां तक आते आते गांधी जी का धैर्य भी जवाब दे चुका था और उन्होंने जब उनको गिरफ्तार किया गया था 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने के दौरान, तो उसी वक्त गांधी जी ने अपने अनुयायियों को यह नारा दे दिया था कि भैया करो या मरो। अब अगर कर लोगे तो ठीक है, वरना कोई भी फायदा नहीं है। तो करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में। आगे, निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो इसका जवाब है दोस्तों महात्मा गांधी। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने ही अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी। यह दोस्तों गांधी जी के शुरुआती आंदोलनों में से एक था। भारत के अंदर गांधी जी के शुरुआती आंदोलनों में से एक अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना गांधी जी ने की थी 1918 के अंदर। ठीक है, 1918 में गांधी जी ने इस एसोसिएशन की स्थापना की थी और यह एसोसिएशन आज तक कायम है। ठीक है, भारत की सबसे पुरानी लेबर एसोसिएशंस में से एक है अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। और इस एसोसिएशन की जो स्थापना है गांधी जी ने की थी अनुसुईया बेन साराभाई के सहयोग से। और दोस्तों ये वो दौर था जब 1917 में गांधी जी ने अहमदाबाद मिल मालिकों के साथ संघर्ष किया था मजदूरों के हकों के लिए। ठीक है, और अहमदाबाद मिल आंदोलन जो था, इसी दौरान गांधी जी ने भारत के अंदर पहली अपनी भूख हड़ताल भी की थी। ठीक है, और इसके बाद 1918 में जाकर गांधी जी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना कर दी थी। तो प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसका जो जवाब देना आसान है मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए, क्योंकि यहां पर 1905 का जिक्र है और 1905 का जो साल है वो काफी ऐतिहासिक है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में। आप लोग जानते हैं कि इस दौरान क्या हुआ था, तो इसका आंसर है बी, बंगाल का विभाजन हुआ था। हालांकि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की योजना जुलाई 1905 में ही डिक्लेयर कर दी थी, लेकिन फाइनली 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हो गया था और बंगाल में शोक की लहर दौड़ गई थी। इसलिए 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था दोस्तों। ठीक है, शोक दिवस मनाया गया बंगाल के लोगों के द्वारा उपवास किया गया। लोगों ने वंदे मातरम के नारे लगाते हुए सड़कों पर जुलूस निकाले थे, गंगा स्नान किया लोगों ने, और लोगों ने एकता के प्रतीक के रूप में रक्षाबंधन का पर्व भी मनाया था। ठीक है, कि सारे बंगाली एक हैं, बंगाल बिल्कुल भी अलग नहीं हुआ है। तो इसलिए लोगों ने एकता प्रदर्शित करते हुए रक्षाबंधन का पर्व भी मनाया था।
तो ये है दोस्तों कुल मिलाकर आज का लेसन। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो ये बेल आइकन भी दबा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।